बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको खबर देंगे पंजाब की। पंजाब में अस्पतालों को प्राइवेट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन को आउटसोर्स करने का नाम दिया गया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा लाहौर फ़हीम अमीन। जबकि दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि ज़िला नौशहरा में 33 घोस्ट डॉक्टर्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ये वो डॉक्टर्स हैं जो सरकार से बड़ी बड़ी तनख्वाहें तो वसूल कर रहे हैं, मगर ये लोग कहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम। असल कहानी क्या है, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ मंगिश। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खबर देंगे मुल्तान से, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में मुख्तलिफ अलाउंसेज और फीसों की मद में करोड़ों रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। 2022 और 23 की ऑडिट रिपोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में करोड़ों रुपए से जायद की संगीन माली बेज़ाब्तियों का भांडा फोड़ दिया है। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको खबर देंगे हम पंजाब से। पंजाब में अस्पतालों को प्राइवेट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन को आउटसोर्स करने का नाम दिया गया है और सफाई से सिक्योरिटी तक पहले ही आउटसोर्स किया जा चुका है। अस्पताल को प्राइवेट करने का क्या मकसद है और क्या ऐसा करने से मैनेजमेंट और सहूलियात में बेहतरी आ सकेगी, मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा फ़हीम अमीन। फ़हीम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि तमाम बड़े अस्पतालों को आउटसोर्स करने की आखिर क्या वजूहात सामने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरजाना बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये बना हुआ है कि जितने भी BHQs और DHQs और बड़े टीचिंग अस्पताल हैं वहाँ पर काम अमली तौर पर बंद हो चुका है। आए रोज़ जो है वो लाहौर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हड़तालें की जा रही हैं और सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर का घेराव किया जा रहा है। चंद रोज़ कबल भी जो है वो पंजाब भर से हज़ारों लोग जो हैं वो दीवारें फैलाकर दरवाजे तोड़कर जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर पहुँच चुके थे। और उनका ये कहना था कि जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एक्ट 2025 जो है वो उन्हें किसी सूरत भी कबूल नहीं है। यानी कि ये जो अस्पताल हैं उनको जो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसको तो जो हेल्थ केयर के मुलाजमीन हैं उनकी जानब से यकसर मुस्तरद करके रख दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम लोग अस्पतालों को आउटसोर्स कर रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज़ जो हैं उनको कुछ आउटसोर्स किया जा रहा है। लेकिन फिर ना अमली तौर पर ये बताऊं तो ये इसमें से 50% तो पहले ही आउटसोर्स हो चुका हुआ है। यानी कि अगर आपने सफाई के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो वो सफाई का काम कर रहे हैं, कोई सफाई का अमला जो है वहाँ पर सरकारी सतह पर तैनात नहीं है, वो प्राइवेट लोग हैं जिन्हें माहाना जो है वो करोड़ों रुपए अदा किए जाते हैं और वो आगे से फिर मुलाजमीन रख लेते हैं। इसी तरह अस्पताल में अगर सिक्योरिटी का मामला है तो वो भी प्राइवेटाइज किया जा चुका है। जबकि अब जो है जो नया स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एक्ट 2025 है उसमें अब मज़ीद आउटसोर्स करने का कहा जा रहा है। अब मतलब ये कि अब डॉक्टर्स भी आउटसोर्स हो जाएंगे, नर्सिस भी आउटसोर्स हो जाएंगी और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी आउटसोर्स हो जाएगा। अब जब अस्पताल का कंट्रोल जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में चला जाएगा तो फिर लगता है कि जो लोग हैं जो वहाँ पर काम करने वाले हैं उनका ये कहना है कि उनका इस्तेहसाल जो है वो होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी प्राइवेट कंपनी के साथ सफाई जेनिटोरियल का तो उन्हें कहा जाता है कि आपने 300 लोग रखने हैं, उस हिसाब से सरकार उनको अदायगी करती है। लेकिन देखने में नजर आया कि वो 300 लोग कभी भी वहाँ पर काम नहीं कर रहे होते क्योंकि सरकार से 300 लोगों के पैसे आ रहे होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो 100-150 लोगों से अपना काम चला के 150 लोगों जो इससे साल की बात आपने की है और जिस तरह से आपने बताया कि कुछ डिपार्टमेंट्स पहले ही आउटसोर्स किए जा चुके हैं जिनमें सफाई का डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, तो उसके अब तक क्या नताइज सामने आए हैं? जी, उसका नतीजा ये है कि अमूमन वहाँ पर झगड़ा ही हमें दिखाई देता है। अमूमी तौर पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के दौरे कर रही हैं। म्यू अस्पताल गई, वहाँ के MS को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। जना अस्पताल गई, वहाँ के MS को मुअत्तल कर दिया। और मज़ा क्या था, वजूहात क्या थी वहाँ पर कि जी दवाइयाँ नहीं हैं, सफाई के नाकस इंतजाम हैं, यहाँ पर इंतजाम बेहतर नहीं हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें तो आउटसोर्स हैं। सफाई करने की जिम्मेदारी तो निजी कंपनी की थी, उसकी बराह रास्त जो जिम्मेदारी है वो तो आपने खुद ही अस्पताल इंतजामिया से हटाकर एक प्राइवेट कंपनी को दे दी। इसी तरह सिक्योरिटी की भी प्राइवेट कंपनी को दे दी। अब जब आपका कंट्रोल होगा वहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि हम जवाब दे जो है वो सिर्फ एक
बंदे को बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो वो जो बंदा होगा, अगर उसको आपने सजा देनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकेंगे, उसको कोई सजा नहीं दे सकेंगे। अच्छा। और हर साल जो करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयाँ जो हैं वो हस्पतालों को दी जाती हैं कि यहाँ पर गरीबों का इलाज किया जाएगा, मरीज़ों का इलाज किया जाएगा, तो वो सब तमाम का तमाम कंट्रोल किधर जाएगा? यानी कि एक तरफ आप उसको प्राइवेटाइज आउटसोर्स कर रहे हैं खिदमात को, और उसके बाद आप खुद सरकार की जो करोड़ों अरबों रुपए की जो चीज़ें हैं वो उनके हैंड ओवर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मिला जुला सा है जिसको मुकम्मल तौर पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, पैरामेडिकल स्टाफ्स और दीगर जो अमला है उनकी जानिब से यकसन मुस्तद कर दिया है। और अहम चीज़ ये है एक और सवाल यहाँ पर उठता है फ़हीम कि जिस तरह से निजी कंट्रोल में दिया जा रहा है ये डॉक्टर्स को, नर्सों को और पैरामेडिकल स्टाफ को, तो निजी कंट्रोल में जाने के बाद भी क्या ये सरकारी मुलाजमीन ही रहेंगे? देखिए, वो ये अभी तक जो मुलाजमीन का ये कहना है कि अगर तो हम मुलाजम रहेंगे तो मुलाजमीन का कंट्रोल हुकूमती किसी बंदे के पास होना चाहिए। अच्छा। जब आप एक चीज़ आउटसोर्स करके हमारे ऊपर एक ऐसा प्राइवेट बंदा ला के बैठा देंगे जिसका हमारे महकमे से लेना देना कोई नहीं, तो वो अगर हमें अपने कंट्रोल में भी रखेगा, अगर हम उसके अंडर भी आ जाएंगे तो हमारे लिए फिर जो काम करना है, वो जो हमारी जो सर्विसेज हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो महकमा सेहत के साथ हुआ है। तो जब हम आउटसोर्स हो जाएंगे तो हमारे ऊपर जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उसके लिए भी प्रेशर आएगा। तो अब इस वक्त यही उनका कहना है, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिस हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, कि ये एक मिक्स प्लेट टाइप की एक चीज़ बनती जा रही है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम चलेंगे। याद रहे कि जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत है वहाँ पर भी इसी तरह की एक कोशिश की गई थी जिसको MIT का नाम दिया गया था, और उसमें भी ये कहा गया था कि जी हस्पतालों में सहूलियात बेहतर करने के लिए ये किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप आउटसोर्स करने की तरफ जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो हुकूमत और महकमा सेहत जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी नाकामी को तस्लीम कर रहे हैं कि उनसे अब ये हॉस्पिटल नहीं चलाए जा रहे, इसलिए वो इन हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। इवन कि आप ये देख लें कि हमने इससे पहले भी एक स्टोरी की थी कि पंजाब में तकरीबन कोई 8-10 अरब रुपए लगाकर कैथ लैब्स बनाई जा रही हैं जिसमें एंजियोग्राफी और दीगर उनको भी आउटसोर्स किया जा रहा है। तो लिहाजा ये कि अमली तौर पर महकमा सेहत पंजाब जो है उसने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो आउटसोर्स करनी है, क्योंकि अगर आउटसोर्स होंगी तो वो बाहर के लोग जो हैं वो जवाबदेह होंगे। तो जो इतना बड़ा सेटअप है जिसमें सेक्रेटरीज हैं, स्पेशल सेक्रेटरीज हैं, उसके बाद दीगर लोग, खिचड़ी सी पकती हुई दिखाई दे रही है। तो सवाल तो ये उठता है कि आउटसोर्सिंग के बाद भी क्या हुकूमत की तरफ से बजट दिया जाएगा या फिर जो ठेकेदार हैं वो खुद माली मामलात के जिम्मेदार होंगे? देखिए, ये सिर्फ जो है आपने तनख्वाहें भी गवर्नमेंट ने देनी है। अच्छा। उनको दवाइयाँ भी गवर्नमेंट ने देनी है, उनको तमाम फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट ने देनी है। ठीक है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम मैनेजमेंट कंट्रोल उनको दे के इस हॉस्पिटल्स में जो अटेंडेंस का इशू होता है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इशू होता है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसको बेहतर करना चाह रहे हैं। यानी कि फैसिलिटी के मामलात सारे गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे और उनके काम करने का तरीकाकार जो है वो आउटसोर्स हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह की एक चीज़ सामने आ रही है, लेकिन इसकी शदीद मजम्मत की जा रही है, मुज़ाहमत की जा रही है, और अमली तौर पर पिछले वैसे मुज़ाहमत करनी बनती है, वैसे उनके ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस होना नहीं चाहिए? देखें, चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो हुकूमती तरीक़ाकार हैं, या तो फिर उन सबको फिर हटा दें कि भाई कि जो लोग इससे पहले काम कर रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है जी कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, दवाइयाँ चोरी की हो रही हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम हो रहा है फ़हीम, हमने अभी कल ही खबर सुनी है कि फिर से इतनी ज़्यादा अद्वियात जो हैं वो चोरी करके बेची गई हैं। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। लाहौर के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसमें जनरल हॉस्पिटल, म्यू हॉस्पिटल और इस तरह के ये जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर बाकायदा गैंग पकड़ा गया और पुलिस ने वो गैंग पकड़ा है जिसके पास से करोड़ों रुपए की दवाइयाँ बरामद हुई हैं। तो फिर अगर ये इस तरह की लापरवाही की जा रही है तो इसकी जिम्मेदारी महकमा सेहत पर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये इसका एक मरबूत ऑडिट का निज़ाम होता है जहाँ से ये दवाइयाँ निकल के आगे तक पहुँचती हैं। तो अगर वो निज़ाम काम नहीं कर, मजबूत निज़ाम में से भी ये लोग अपने चोरी कर लेते हैं, तो फिर कौन सा निज़ाम लेके आना चाहिए ताकि ये मामलात हमारे सामने ना आए? लेकिन ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो आप कहते हैं कि जी के एक दवाई अगर हमारे पास से ई टेंडर होके निकलती है, उसके बाकायदा सिस्टम के साथ जाती है तो मरीज़ तक पहुँचनी चाहिए। अब हमारे यहाँ पर ये नज़र आया कि चंद रोज़ कबल जब मरीम नवाज़ जना हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पर भी लोगों की जानिब से शिकायत की गई। लेकिन मैं बता दूं कि उन हॉस्पिटल के जो MS हैं, डॉक्टर काशिफ जहांगीर, अब वो साबका MS हो गए हैं, उनकी जानिब से अपने पर्सनल अकाउंट से लाखों रुपए की दवाइयाँ मरीजों को दी गई थी
और उनकी जानिब से ये बार बार कहा गया था कि अदवायात जो हैं वो शॉर्ट ज़रूर हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये ज़रूर है कि जो एमरजेंसी है या एक दो जगह और हैं वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहाँ पर दवाइयाँ जो हैं वो पहुँचाई जाएँ ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन अगर कुछ दवाइयाँ ऐसी जो कि गुज़िश्ता 9-10 माह से अदायगियाँ ही नहीं हुई उन कंपनीज़ को जिन्होंने अपनी सप्लाई जो है हॉस्पिटल्स को की है, तो उन्होंने तो सप्लाई रोकी हुई है। अब हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी तस्लीम करने की बजाय अब अस्पतालों की इंतज़ामिया के ऊपर दवाइयाँ ना होने की डालेगी, तो उसका नतीजा फिर यही निकलेगा कि लोग जो हैं वो फिर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने से इनकारी हो जाएंगे। यहाँ तक भी हमारे सुनने में आया कि कुछ हॉस्पिटल्स के MS जो हैं उन्होंने तहरीरी तौर पर पंजाब हुकूमत को इस हवाले से बाकायदा तौर पर बताया था कि हमारे पास अदवायात नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह जो थी वो फंड्स की अदम दस्तयाबी जो है वो उनकी जानिब से कहा गया था। तो आपने अगर एक जानिब प्रॉपर फंड्स मुहैया नहीं करने और उसके बाद आप उस तमाम तर नाकामी की जिम्मेदारी जो है वो आप मुतलका अस्पताल की इंतजामिया के ऊपर डालकर अपने आप को बरील जमा करार देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। अगर आप इनको आउटसोर्स कर रहे हैं, आउटसोर्स करने के बाद भी अगर यही सूरत हाल रहेगी कि आप फंड्स उनको नहीं देंगे, आप ह्यूमन रिसोर्स उनको नहीं देंगे, तो ये तमाम चीजें नहीं देंगे, तो इसका क्या फायदा। अब अगर आप मुलाजमीन की भी बात कर लेते हैं जिनके ऊपर ये आउटसोर्सिंग जो है वो असरअंदाज होगी, तो महकमा सेहत के जो मुलाजमीन हैं क्या तासुरात पाए जा रहे हैं उनके इस फैसले को लेकर? देखें, वो तो सड़कों पर हैं, वो लोग पुलिस के साथ मुजाहमत कर रहे हैं, वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उन्होंने अस्पतालों में काम बंद करके रखा हुआ है, और उनके साथ अभी तक ये बात है कि उनको एंगेज करने वाला कोई नहीं। अगर आपका निज़ाम अच्छा है, आप आउटसोर्स समझते हैं महकमा सेहत कि ये होना जो है वो बेहतरी की तरफ है, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तो ये मुज़ाकरात किए जाते, उनको इत्मीनान में लिया जाता कि जी जो आउटसोर्स किया जा रहा है इसमें जो मुलाजमीन हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको सहूलियतें दी जाएंगी, इसका असर जो है उनकी तनख्वाहों पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोगों को अब डर खौफ जो है इन मुलाजमीन को वो ये है कि अगर ये आउटसोर्स हो जाएंगे तो उनके जो पेंशन बेनिफिट्स हैं, उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक आपको ये बता दूं कि इस कुछ महकमों में ये सूरत हाल हुई है कि जो पेंशन बेनिफिट्स और जो रिटायरमेंट के ऊपर जो यानी कि हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अस्पतालों की आउटसोर्सिंग से गरीब मरीजों के लिए सेहत की सहूलियात मुतासिर हो सकती हैं। इस वक्त तो मुकम्मल तौर पर ये निज़ाम जो है वो दरम बरम हो चुका है। लाहौर के बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सुबह 9 बजे ही स्ट्राइक की कॉल दे दी जाती है और हॉस्पिटल का अमला मुकम्मल तौर पर काम छोड़कर अपना साइड पर बैठ जाता है। तो अभी जो है वो इंतज़ामिया जो है वो ये शो कर रही है कि जी कि इससे सूरत हाल ख़राब नहीं है, लेकिन पूरे पंजाब में फरजाना मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त इस मामले को लेकर इंतहाई संजीदगी के साथ हॉस्पिटल्स के अमले जो हैं वो अपने प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं। उनके साथ अभी तक कोई एंगेजमेंट नहीं है, वो सड़कों पर आ चुके हैं और उनको यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ प्रोटेस्ट करें, हमें आपसे कोई गर्ज नहीं है। क्योंकि अगर महकमा सेहत उनके साथ थोड़ी सी संजीदगी दिखाता तो उनको सड़कों पर आने की बजाय उनको हॉस्पिटल्स में एंगेज करके उनके लीडरों से बात की जाती कि अगर हम हॉस्पिटल आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसकी वजूहात ये हैं, इसके बेनिफिट्स ये हैं और आप लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगी। तो अभी तक जो है वो यही समझा जा रहा है कि अगर आउटसोर्स होंगे तो मौजूदा एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है मेडिकल से रिलेटेड वो भी आउटसोर्स तो फहीम, हुकूमत का इस हवाले से माइंड क्या है आउटसोर्सिंग के हवाले से? क्या अस्पतालों की आउटसोर्सिंग मुस्तकिल होगी या फिर ये एक तजर्बाती मंसूबा है? जी, ये एक एक्ट पास किया जा रहा है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एक्ट 2025 के ऊपर। जी, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम आउटसोर्स इसलिए कर रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट को बेहतर करना है। हमारी कोशिश है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, एमरजेंसी की फैसिलिटीज़ हैं और जो छोटे BHQs और DHQs जहाँ पर अमूमन ये शिकायत आती है कि वहाँ पर 12 बजे के बाद अमला दस्तयाब नहीं होता, वहाँ पर जो मेडिकल की सहूलियात बेहतर करने के लिए हम ये एक्ट लेकर आ रहे हैं और इसका फ़ायदा जो है अल्टीमेट आवाम को होगा। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है कि पंजाब भर में जो है हॉस्पिटल्स में काम बंद है, लोग सड़कों पर हैं और आए रोज़ वहाँ पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एक्ट जो है इसको वापस लिया जाए। अच्छा फ़हीम, आउटसोर्सिंग का ये जो मामला है, क्या दीगर सूबों में भी ऐसा कोई मंसूबा नाफिज किया जा रहा है या आप सिर्फ पंजाब की हद तक ही महदूद हैं? जी, अभी तक जो हमें इतलात हैं ये KPK में एक कोशिश ज़रूर की गई थी
लेकिन वो फिर कामयाब नहीं हो सकी थी। और पंजाब में ये कोशिश जो है इसको भरपूर तरीके से किया जा रहा है। और अब ये अभी तक जो ये आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट है ये पंजाब की हद तक ही है। तो अमूमन तौर पर अब आप ये देखें कि अब डॉक्टर्स जो है लगता है ऐसे है कि जब ये आउटसोर्स होंगे तो जो लोग इनका कंट्रोल संभालेंगे, तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नर्सिस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार जो है वो भी अभी इस सवालिया निशान है कि वो कैसे होगा। पहले तो डॉक्टर्स जो है वो PPSC के थ्रू उनकी इंडक्शन की जाती है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, जिस तरह से ये क्लैश हमें देखने में आ रहा है और इसकी मुखालफत की जा रही है, तो क्या इस पॉलिसी पर अमल दरामद से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई थी? कोई मुशावरत नहीं की गई थी। ये सिर्फ एक्ट जो है वो दफ्तर के अंदर बैठ कर वज़राए सेहत जो है हमारे उन्होंने और जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स कर दिया जाए, मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो किसी प्राइवेट लोगों को दे दिया जाए। लेकिन इसी के ऊपर ही ये जो हमें सड़कों पर एहतजाज दिखाई दे रहा है और लोगों की जानिब से बार बार यही गिला किया जा रहा है कि अब उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनकी जो बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। देखा जाए तो मुलाजमीन की जानिब से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ हार किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से पॉलिसी लाई जा रही है, तमाम अस्पतालों को आउटसोर्स किया जा रहा है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये कितना कामयाब होता है। नाज़रीन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक ही ज़िला नौशहरा में 33 घोस्ट डॉक्टर्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ये वो डॉक्टर्स हैं जो सरकार से बड़ी बड़ी तनख्वाहें तो वसूल कर रहे हैं, मगर ये लोग कहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम। जब तलाश बसियार के बाद महकमा सेहत को इन डॉक्टर्स के बारे में कुछ मालूम ना हो सका तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से उन डॉक्टर्स को एक मरासला भेजा गया, जिसमें उन्हें ज़ाती तौर पर हाजिर होने के लिए कहा गया। उनसे ये भी कहा गया कि अगर वो खुद DHO के सामने पेश ना हुए तो ना सिर्फ ये कि उनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी, बल्कि उन्होंने जितनी तनख्वाहें ली हैं उनसे उसकी रिकवरी भी की जाएगी। जिम्मेदार असामियों पर काम करने वाले उन डॉक्टर्स की गैर हाजिरी के बायस गरीब मरीजों का क्या हशर होता होगा ये तो सिर्फ वो लोग जानते हैं जिनके इलाज के नाम पर ये डॉक्टर्स तनख्वाहें ले रहे हैं, मगर हकीकत में गरीब मरीजों को इलाज की सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। इस बारे में तफसील जानते हैं पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगी से। जी मुमताज़, बताइएगा ये असल कहानी है क्या और कैसे पता चला कि दर्जनों डॉक्टर्स बगैर तनख्वाहों के काम कर रहे हैं? ये जो मामला है ये नौशहरा में हुआ है, लेकिन ये नौशहरा तक महदूद नहीं है, ये दीगर इलाकों में भी इसी किस्म के मसाइल हैं। अब गोश्त का तो हम अरसे दराज से सुनते आ रहे हैं, कहीं एजुकेशन पे हैं, कहीं क्लर्क्स जो हैं वो गोश्त मुलाजमीन की सूरत में कहीं ना कहीं पे नमूदार हो जाते हैं। लेकिन घोस्ट डॉक्टरों का जो मसला है ये वाकई तशवीशनाक इसलिए है कि पहले ही मुख्तलिफ अस्पतालों में और जो तिबी मराकज़ हैं और जो हेल्थ सेंटर्स हैं उसमें डॉक्टरों की कमी है, और ऐसे में अगर डॉक्टर्स भी घोस्ट बन जाएं तो फिर तो इन इदारों का अल्लाह ही हाफिज है। दरअसल ये इस वाक़े का जो इंकशाफ हुआ वो उस वक्त हुआ कि रेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया कि जो मुलाजिमीन एक असामी पर अरसे दराज तक मौजूद रहते हैं उनकी ट्रांसफ़र और उनकी पोस्टिंग का फैसला किया गया। ऐसे में पता चला कि नौशहरा के एक अस्पताल में 33 डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि वो डॉक्टर्स वहीं पर एक्चुअली मौजूद नहीं, फिजिकली वो वहीं पे मौजूद नहीं। वो तनख्वाहें तो ले रहे हैं, लेकिन उन डॉक्टरों की जहाँ से तनख्वाहें जारी होती हैं वहाँ पे वो ड्यूटी नहीं दे रहे। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे भी हैं उसमें कि जो सिरे से वो ड्यूटी पर आने की ज़हमत ही गवारा नहीं करते। इसलिए फिर DHO की जानिब से उनको एक मरासला भेजना पड़ा। जब उनकी कहीं पर भी निशानदही ना हो सकी तो एक मरासला भेजा गया और उसमें ये लिख दिया गया कि जो डॉक्टर्स DHO के दफ्तर आकर अपनी जो पोस्टिंग है और अपनी जो कागजात हैं कि जहाँ पे उनकी तकर्री हुई है वो पेश करेंगे और ये साबित करेंगे कि वो वहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको तो कुछ नहीं कहा जाएगा। अलबत्ता अगर वो ये साबित ना कर सके तो न सिर्फ ये कि उनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी, बल्कि पिछले चंद महीनों में इन घोस्ट प्लेसेस पर इन्होंने जो ड्यूटियाँ सर अंजाम दी हैं
उनसे पूछगछ होगी और उनकी जो पिछले महीनों की तनख्वाह होगी उसकी भी रिकवरी होगी। अब देखना यह है कि इसमें से कितने डॉक्टर ये साबित करते हैं कि वो जिन इलाकों में पोस्टेड थे वाकई उन इलाकों में उनकी पोस्टिंग हो गई है। ये इनकी तादाद तकरीबन 33 है। ये मामला जो है वो नौशहरा तक ही महदूद नहीं है, और कितने इलाके हैं जहां इस किस्म के घोस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये सिर्फ नौशहरा तक महदूद नहीं बल्कि तकरीबन एक माह कबल महकमा सेहत ने एक खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के नाम से एक अस्पताल बन रहा है। वो अगरचे एक अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल है, उसमें 35 डॉक्टर ऐसे मौजूद थे कि जो उस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। हालांकि उस हॉस्पिटल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तक मौजूद नहीं और वो ज़ेर तामीर हॉस्पिटल है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे 35 डॉक्टर्स मौजूद थे। वहाँ जब महकमा सेहत को पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर्स तो मौजूद हैं लेकिन हॉस्पिटल फिजिकली मौजूद नहीं है, तो उन डॉक्टरों के खिलाफ उनको कार्रवाई करनी पड़ी। और कार्रवाई ये करनी पड़ी कि उन डॉक्टरों को जो उनके पेरेंट डिपार्टमेंट से, जो पेरेंट हॉस्पिटल्स थे, उनमें वापस भेज दिया गया, क्योंकि वो निगरान हुकूमत के दौर में इस तरह से वो हो गया था और उनको इस तरह से रीशफलिंग उनकी की गई थी और सिफारिश पे इन डॉक्टरों को इन अस्पतालों में लाया गया था। तो इसलिए अब जब पता चला तो उन्हें वापस अपने अपने अस्पतालों में और अपने अपने तिब्बी मराकज़ में भेज दिया। इन हॉस्पिटल्स की इन जो डॉक्टर्स थे इनकी तादाद 35 की लगभग थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई ऐसी जगहों पे इस किस्म के घोस्ट डॉक्टरों का इंकशाफ हाल ही में हुआ है। मिसाल के तौर पे गुज़श्ता दिनों एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो थे उन्होंने एक हॉस्पिटल की निशानदेही की। वो रूरल हेल्थ सेंटर रीगी है जो पेशावर का एक नवाही इलाका है, दूर दराज का इलाका है। वहाँ पे उसे मालूम हुआ कि कोई 36 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो उस अस्पताल में ड्यूटियाँ दे रहे हैं। अच्छा। और फरजाना ये तशवीश की बात यह है कि एक छोटा सा RHC है, रूरल हेल्थ सेंटर है, और उसमें असामियों की जो अप्रूव्ड असामियाँ हैं, जो सैंक्शनड असामियाँ हैं, उसकी तादाद सिर्फ 10 है, लेकिन उसके अगेंस्ट 36 डॉक्टर्स जो है वो काम कर रहे थे। अच्छा। अब उन डॉक्टर्स को उनमें ऐसे डॉक्टर्स भी थे कि जो इसके पेरोल पे तो मौजूद थे, RHC रीगी के पेरोल पे तो मौजूद थे, लेकिन वो ड्यूटियों पे हाजिर नहीं हो रहे थे। तो उन डॉक्टरों में से बेशतर को अब वापस भेज दिया गया है और वहाँ उनको जहाँ पे जरूरत है, जब ऐसे डॉक्टर्स धर लिए जाते हैं तो उनको किस किस्म की सजाएं दी जाती हैं फिर? यही एक संगीन मसला है फरजाना। असल में डॉक्टरों को सजाएं देना ज्यादा आसान काम नहीं, इसलिए कि जब इस किस्म की सजाएं होती हैं तो उनके यूनियंस होते हैं, उनके एहतिजाज होते हैं, इसलिए उनको वहाँ से हटा के उस जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ उनकी ज़रूरत हो। अलबत्ता अब जिन डॉक्टरों की निशानदेही की गई है उनको तो बाकायदा तौर पे कहा गया है कि न सिर्फ ये कि उनकी तनख्वाहें बंद की जाएंगी बल्कि उनसे जो पिछले महीनों की जो रिकवरी है वो भी की जाएगी। अगर इस किस्म का कोई स्टेप ले लिया गया तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में घोस्ट डॉक्टरों की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा किसी डॉक्टर के खिलाफ ऐसा एक्शन होता है तो ज़ाहिर है वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और फिर कहीं और उनको मुलाजमत नहीं मिल सकेगी। लेकिन इतनी सख्त कार्रवाई शाज़ुनादरी होती है। अगर इस बार इस किस्म की कार्रवाई हो गई, इतनी मौसर कार्रवाई नहीं होगी घोस्ट डॉक्टर्स के खिलाफ, तो इस मामले को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, किस तरह से इसको हल किया जाएगा? उनको तो ऐसे भी किया जा सकता है कि वहां से ट्रांसफर करा के उन जगहों पे भेज दिया जाए जहां पे उनकी जरूरत हो। लेकिन ये मसले का हल तो नहीं। मसले का हल इसलिए नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर 2 साल तक घर बैठ के तनख्वाह लेता रहा तो जाहिर है उससे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। हाँ। उसे अपनी सर्विस से डिसमिस कराने चाहिए और फिर उसी किसी और जगह मुलाजमत का हकदार नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन ऐसी सख्त कार्रवाई जिस तरह से मैंने बताया शाज़ुनादरी देखने में आती है, उसमें इंक्वायरीज होती हैं, इंक्वायरीज में कई ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि वो डॉक्टर्स की ऐसे कोई भी मुलाजिमीन हो तो वो बच जाते हैं। इवन क्लास 4 मुलाजिमीन जो हैं वो भी ऐसी कार्रवाइयों से बच जाते हैं। इसकी वजह यह है कि अभी अगर हम मिसाल ले लें खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा में टोटल जो सेहत के मराकज़ हैं, जो छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसकी तादाद तकरीबन 2550 है और इन अस्पतालों में सिर्फ 30% मरीज आते हैं। इतनी कम तादाद में जो मरीज हैं उसकी आने की वजह सिर्फ यही है कि चूंकि वहाँ पे जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिक्स हैं वो मौजूद नहीं होते, इसलिए
वो हॉस्पिटल जो हैं वो ऐसी संस्थान पड़े हैं और वहाँ पे मरीज जो हैं उनका ट्रस्ट वहाँ से खत्म हो गया और वो वहाँ पे नहीं आते और प्राइवेट निजी अस्पताल जो है या तो वहाँ पे जाते हैं या शहर की तरफ जो बड़े डॉक्टर्स का ये हाल है तो फिर तो पैरामेडिक्स में ये मामला इससे भी ज्यादा तशवीशनाक होगा। जी बिल्कुल, पैरामेडिक्स में ये मामला उससे ज़्यादा पेचीदा है और इसकी मिसाल ये है कि हाल ही में नौशहरा ही की मिसाल अगर हम ले लें तो वहाँ पे ये हुआ है कि एक ही जगह पे बड़ी तादाद में पैरामेडिक्स जो है वो काम कर रहे हैं एक ऐसी फैसिलिटी पे कि जहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तनख्वाह जो है वो DHO ऑफिस से ले रहे हैं। अच्छा। ये 17 के करीब ऐसे पैरामेडिक्स हैं जो सिविल हॉस्पिटल पबी में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें कोई 8-9 के करीब खवातीन पैरामेडिक्स भी शामिल हैं, लेकिन इनकी तनख्वाहें जो हैं वो DHO नौशहरा से जारी हो रही हैं। अब उनको भी कहा गया है, असल में उनको उनकी निशानदेही भी इस तरह से नहीं हो सकती, बल्कि दूसरे जो साथी उनकी कुलीग्स हैं उनसे कहा गया है कि उनको इतला कर दें कि वो DHO के दफ्तर आएँ ताकि वो अपनी जो पोस्टिंग है और जो अपनी तैनाती है उसको साबित कर दें और उसके बाद ही उसकी जो तनख्वाह है वो जारी रखी जाएगी। तो पैरामेडिक्स का भी यही हाल है और इसी तरह से जो दूसरे मुलाजिमीन हैं उनका भी यही हाल है कि उनकी जो तैनाती है वो तो एक जगह पे हो जाती है, लेकिन जब उनकी तनख्वाह की बात आती है तो तनख्वाह तो रेगुलर उनको मिलती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी हॉस्पिटल में कोई पोस्ट खाली नहीं होता तो उसको DHO अपनी ही इंतज़ाम के तहत उस अस्पताल भेज देते हैं। उस अस्पताल में पहले से एक डॉक्टर मौजूद होता है, लेकिन उसको कहा जाता है कि वो वहीं पे ड्यूटी कर ले, चूंकि उनके साथ DHO या इस किस्म के दीगर जो जिम्मेदार अफसरान होते हैं उनकी मिली भगत होती है और वो फिर ऊपर से या तो सेक्रेटरी की तरफ से उनको कहा गया होता है या महकमा सेहत के दूसरे अफसरान की तरफ से जो उनके मातहत अफसरान है उनको कहा गया होता है कि वो इस डॉक्टर को या इस पैरामेडिक्स को या इस मुलाजिम को एडजस्ट कर ले, तो वो एडजस्टमेंट के तहत उसको उस फैसिलिटी पर भेज देते हैं। हालांकि उसमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी वहाँ पे कोई डॉक्टर पैरामेडिक्स या उसकी मुनासिबत से उस असामी पर कोई और मुलाजिम मौजूद होता है, लेकिन चूंकि सिफारिश होती है तो इसलिए ये लोग कई साल तक वहाँ पे ड्यूटियां करते हैं। अब हुकूमत ने ये किया है कि मुमताज, जैसा कि आपने कहा कि कम ही ऐसा हुआ है मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो, लेकिन जबकि हमने यही देखा है कि घोष मुलाजमीन का मामला तो बहुत पुराना है, तो महकमा सेहत की जानिब से ऐसे लोगों के खिलाफ माजी में क्या कार्रवाई की गई है? माजी में तो होता ये था कि ऐसी डॉक्टरों के खिलाफ जब कोई कार्रवाई की जाती तो जाहिर है वो यूनियन और दूसरे जो लोग थे वो सामने आ जाते थे। फिर बात इस हद तक आ जाती थी कि उनको जब ट्रांसफर होती थी तो भी उनका मसला उनके आगे फिर सिफारिशें आ जाती थी और वो फिर उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं होती। अब हुकूमत ने जो काम किया है वो कदर मौसर इस तरह से है कि रेशनलाइजेशन पॉलिसी अपनाई है और उसके तहत उसमें यह है कि जो डॉक्टर्स जिस फैसिलिटी की जितनी ज़रूरत होती उतने उसमें डॉक्टर उतने पैरामेडिक्स होंगे और एक ख़ास मुद्दत तक कोई भी डॉक्टर या कोई भी मुलाजिम एक ख़ास पोस्ट पर रहेगा, उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र होगी। जाहिर है जब एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी तक एक डॉक्टर की उसका जो ट्रांसफ़र होगा तो उसके बाद ही उसका पता चलेगा कि वो इस फैसिलिटी पे मौजूद है भी या नहीं है। मतलब जो डॉक्टर्स उस फैसिलिटी में मौजूद नहीं होते और उसको कहीं और भेज दिया जाता है तो जाहिर है फिर वो एहतजाज भी करेगा, वो सिफारिश भी करेगा, वो सामने भी आएगा। अब इस पॉलिसी के तहत उन डॉक्टरों का भी और उन पैरामेडिक्स का भी पता लगने लगा है जो अभी तक घोष थे और या वो फिर घरों पे तनख्वाहें ले रहे हैं। तो इस पॉलिसी के तहत तो काफ़ी कुछ हो जाएगा और काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स जो घरों पे तनख्वाहें ले रहे हैं या एक फैसिलिटी की बजाय दूसरी फैसिलिटी में काम कर रहे हैं तो उनका पता चल जाएगा और ऐसे डॉक्टर जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे भी एक संगीन मसला यह है कि बाज़ औक़ात कुछ डॉक्टर जो हैं वो रूरल एरियाज में तैनात होते हैं, लेकिन वो फिर शहरों की तरफ आते हैं और शहरों की तरफ बड़े अस्पतालों में एक एडजस्टमेंट के तहत वो यहाँ पे ड्यूटियां करते हैं। तो ऐसे चूंकि डॉक्टर्स पैरामेडिक्स या जितनी भी महकमा सेहत के जो मुलाजिम होते हैं, चूंकि उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती है कि वो बाकायदा तौर पर अपने अफसरान बाला की हिदायत और उनकी सिफारिश पर आए होते हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ तो कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। या तो उनको उन पे चुप साध लिया जाता है और या फिर उनके जो नाम है वो उस फहरिस्त में आते भी नहीं है कि थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है ना। खाली नौशहरा की बात करें तो आपने कहा कि 33 घोष मुलाजमीन है जिनकी निशानदही हुई है, तो इनमें से अब तक कितनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? अभी तक सिर्फ उनको ये कहा गया है कि वो अपनी जो पोस्टिंग है
उन इलाकों में ये साबित कर दें। अब जब ये अपनी पोस्टिंग उन इलाकों में साबित करेंगे तो उसके बाद ही ये पता चलेगा कि चूंकि ये लोग इतने अरसे तक इस हेल्थ फैसिलिटी में मौजूद नहीं रहे, इसलिए उनके खिलाफ फिर उसके बाद ही कार्रवाई होगी। अब कितने लोग अपनी पोस्टिंग जो है अपने अपने इलाकों में साबित करते हैं, ये अभी जब वक्त आएगा और वो उनको बुलाएंगे, वो आ जाएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा। और फिर कितनों के खिलाफ कार्रवाई होगी ये भी आने वाले वक्त में, जब ये पोस्टिंग साबित नहीं कर सकेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो सिर्फ उनको ये वार्न किया गया है कि वो अपनी फैसिलिटी से मुतालिक अपनी पोस्टिंग के जो ऑर्डर्स हैं उस समेत डीएचओ के सामने पेश हो, ताकि उनको क्या सजा दी जाएगी और क्या कार्रवाई की जाएगी, ये अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया। अभी उनको सिर्फ ये कहा गया है कि अगर वो अपनी पोस्टिंग की जगह पर अपनी तैनाती को साबित ना कर सके तो न सिर्फ उनकी तनख्वाहें रोक दी जाएंगी, बल्कि उनकी जो पिछली जो तनख्वाहें उनसे रिकवरी भी होगी और सर्विस से डिसमिसल भी होगी। लेकिन ये सिर्फ तब होगा कि बाकायदा तौर पे वो ये सबूत ना दे सके। उसके बाद फिर एक इंक्वायरी शुरू होगी। इंक्वायरी के बाद फिर उनको शोकाज नोटिस दिया जाएगा। शोकाज नोटिस के नतीजे में अगर वो फिर भी उसकी जिम्मेदार ठहरे तो उसके बाद ही कार्रवाई होगी। चूंकि सरकारी जो चैनल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और उसमें अक्सर मुलाजिमीन जो है वो इसलिए बच जाते हैं कि तकरीबन 6 माह तक इंक्वायरी होती है, और जब इंक्वायरी हो जाती है तो अक्सर इंक्वायरी के बाद जब ये मामला आगे अफसरान तक जाता है तो वो उनको माफ़ कर देते हैं, और या फिर 1 साल 2 साल के अरसे के दौरान हुकूमत भी बदल चुकी होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ फिर कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो बॉटलनेक्स हैं ये हमेशा ये इंक्वायरीज में और ये जो मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई होती है उसमें हायल होते हैं, और महकमा हेल्थ भी इससे अलग थलग नहीं है। लेकिन कम से कम अभी ये जरूर है कि जो लोग घरों पे रहते थे और ड्यूटियां नहीं करते थे, और 60,000 के करीब मुलाजिमीन ऐसे हैं कि जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में अस्पतालों में मुलाजिमीन काम कर रहे हैं और उसके बावजूद जो गरीब मरीज हैं उनको इलाज की सहूलत मैसर ना हो, तो ये तो बड़ी तशवीश वाली बात है। किस हद तक मुतासिर हुए हैं जो हैं मरीज हैं, क्योंकि घोष मुलाजमीन तो अपनी जगहों के ऊपर ऐसा काम कर रहे थे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक, उसकी वजह से जो तमाम मरीज हैं वो किस हद तक मुतासिर हुए और क्या हशर हुआ है उनका? फरजाना, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जितने भी दूर दराज के इलाकों के मरीज हैं वो अपने इलाकों में इलाज मुआलजे की बजाय बड़े अस्पतालों की जो एमटीआई हॉस्पिटल्स हैं उसका रुख कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ इलाज मुआलजे की सहूलत मैसर नहीं है, वरना छोटी छोटी बीमारियों के लिए वो इतना फासला तय करके पेशावर आते हैं या फिर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं, या फिर एमटीआई जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि चूंकि वो वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ पे जो इलाज मुआलजे की सहूलत है वो नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे पैरामेडिक्स नहीं है। बिल्कुल मुमताज, देखा जाए तो मरीज सबसे ज्यादा बुरी तरह से मुतासिर हैं। नाजरीन, महकमा सेहत की जानिब से ऐसे लोगों के खिलाफ मौसर कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे घोष मुलाजमीन सिर्फ कागजी कार्रवाई में तो मौजूद हैं लेकिन अस्पतालों में मौजूद नहीं है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब खबर देंगे आपको मुल्तान से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में मुख्तलिफ अलाउंसेज और फीसों की मद में करोड़ों रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। 2022 और 23 की ऑडिट रिपोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में करोड़ों रुपए से जायद की संगीन माली बेज़ाब्तियों का भांडा फोड़ दिया है। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुल्तान ज़हीर अब्बास। ज़हीर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में चेक एंड बैलेंस का क्या कोई निज़ाम मौजूद है भी कि नहीं? जी, अगर चेक एंड बैलेंस के निज़ाम की बात की जाए तो वो ना होने के बराबर है। होता क्या है कि जब भी कोई करप्शन का मामला सामने आता है उसकी पहले महकमाना इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी में अगर कोई इल्ज़ाम साबित भी हो जाए तो क्योंकि एक ही महकमे के अफसरान होते हैं तो वो कोई उस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। इसी तरह एंटी करप्शन में अगर कोई चली जाती है इंक्वायरी तो वो भी कई साल लग जाते हैं, लेकिन उसमें ना कोई रिकवरी होती है ना ही वो मंथ की अंजाम तक पहुंचती है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में मुबैना करप्शन का मामला सामने आया, ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुख्तलिफ फीसों और अलाउंसेस की मद में मजमूई तौर
पर कौमी खजाने को 23 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया है। अगर अलाउंसेस की बात की जाए तो अलाउंसेस में सबसे ज़्यादा जो है वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एक होता है। जो डॉक्टर जो हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं, वो एक परफॉर्मा जमा करवाते हैं, बयान हल्फी जमा करवाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो किसी किस्म की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जिसके बाद उन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है वो दिया जाता है। इसी तरह जो भी डॉक्टर, जो भी महकमा सेहत के मुलाजमीन सरकारी रिहाइश गाँव में रिहाइश अख्तियार करते हैं तो उनको रेंट अलाउंस जो है वो फराहम नहीं किया जाता, क्योंकि उनको हुकूमत एक सहूलत जो है वो फराहम कर रही है। तो इस मामले में हुआ ये कि मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं सरकारी अस्पतालों के, महकमा सेहत के जो मुलाजमीन हैं, इन्होंने दोनों जो अलाउंसेज हैं उसकी मद में मुबैना तौर पर 9 करोड़ से जायद की रकम जो है वो माली साल 2022-23 के दौरान जो है वो मुख्तलिफ औकात में वसूल की। इसी तरह अगर बात की जाए माली साल 2021-22 की तो उसमें भी 8 करोड़ 50 लाख की रकम जो है वो मुख्तलिफ अलाउंसेज की मद में निकलवाई गई। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उनको ये अलाउंस ना दिया जाता। अब दूसरी जानब जब महकमा सेहत हुकाम से हमने बात की कि भाई इतने बड़े पैमाने पर संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई हैं तो उनका यही कहना था कि लिस्ट मुरतब की जा रही है, जो डॉक्टर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेते हुए साबित हो गए तो उनसे रिकवरी की जाएगी। वो लिस्टें बनाई जा रही हैं और उसके बाद रिकवरी का अमल शुरू हो जाएगा। यह अलाउंसेज की मद में होने वाली बेज़ाब्तियों की बात। दूसरी बात अगर की जाए, खैर ज़हीर, आपने जिस तरह से कहा कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ना होने के बराबर है, हमें तो ये सूरत हाल दिखाई दे रही है कि कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है, क्योंकि इसी वजह से आए रोज माली बेज़ाब्तियों का मामला सामने आ जाता है। तो हमें यह बताएं कि सबसे ज्यादा माली बेज़ाब्तियां किस मद में की गई हैं और मजमूई तौर पर कौमी खजाने को इसकी वजह से कितना नुकसान पहुंचाया गया है? जी, अगर बात की जाए ये 23 करोड़ की करप्शन का जो मामला सामने आया, इसमें सबसे ज्यादा जो बेज़ाब्तियां हैं वो 17 करोड़ रुपए की सामने आई हैं, जो कि मुख्तलिफ अलाउंसेज की मद में आई हैं। अच्छा। अगर मुख्तलिफ सरकारी फीसों की बात की जाए, दीगर अमूर की बात की जाए तो उसमें 6 करोड़ से जायद का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। मजमूई तौर पर यह 23 करोड़ से जायद की माली बेज़ाब्तियों का मामला जो है वो आडिट हुकाम ने फाश किया है। इसमें आपको एक और बात बताऊं कि जिस तरह आपने कहा कि चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पर होता क्या है कि जो भी अफसरान मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई ये होती है कि उनका तबादला कर दिया जाता है। पिछले जो सीईओ हेल्थ थे उन पर काफी संगीन इल्जाम सामने आए थे कि उन्होंने बोगस अद्वियात की खरीदारी की है, इस तरह जो स्टेशनरी का सामान है उसकी भी बोगस खरीदारी की है, दीगर जो मुख्तलिफ किस्म के टेंडर्स किए उसमें भी माली तौर पर बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां की। इसके खिलाफ एंटी करप्शन में भी एक इंक्वायरी जो है वो ज़ेर इल्तवा है। 16 करोड़ से जायद की रकम जो है उसकी करप्शन का मामला एंटी करप्शन में ने उठाया, लेकिन उसमें अभी तक मुतलका जो अफसरान है उन्होंने रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया कि उस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद उस इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जा सके। तो जब कोई अफसर तब्दील हो जाता है तो उसके बाद उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी जाती है। होना तो ये चाहिए कि जब जिस दौर में उसने वो मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियां की उसी दौर में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन यहाँ पर होता यह है कि जब कोई अफसर तब्दील हो जाता है उसके बाद उसके खिलाफ सारा पंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया जाता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो आगे कोई नई सीट जो है वो एंजॉय कर रहा होता है। तो ये मामला इसी तरह का है कि जो साबिक सीईओ हैं, इनके स्टोर कीपर हैं और बाकी जो कुछ मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ 16 करोड़ से जायद की माली बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी जो है वो अभी तक एंटी करप्शन में ज़ेर इल्तवा है। अब वापस आते हैं इस मामले पे कि जो आडिट हुकाम ने निशानदेही की है वो 23 करोड़ से जायद की निशानदेही की है। उसमें उन्होंने ये हिदायत की है महकमा सेहत अफसरान को कि रिकवरी की जाए और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। अब 2024 में ये मामला सामने आया था कि इतने बड़े पैमाने पर ये माली बेज़ाब्तियां सामने आई, लेकिन अभी तक किसी किस्म की रिकवरी जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा ज़हीर, जिस तरह से आपने बताया कि इसमें सरकारी फंड्स के गैर कानूनी इस्तेमाल की भी निशानदही भी हुई है, तो उस मद में कितनी रकम मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की गई है? अगर उसकी बात की जाए तो 2022-23 की जो रिपोर्ट है उसमें यही बताया गया है कि सरकारी फंड का जो गैर कानूनी इस्तेमाल है। अब ये गैर कानूनी इस्तेमाल क्या है कि जब आप सरकारी फंड को अपनी जात पर खर्च करते हैं तो उसको गैर कानूनी यानी कि इस्तेमाल कहा जाता है। तो इसमें जो सीईओ साबका थे उन्होंने 2 करोड़ 23 लाख रुपए के फंड जो है वो मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द किए। इस तरह अगर बात की जाए डीएचओ की तो डीएचओ जो थे उन्होंने भी 1 लाख से जायद के जो फंड है वो अपनी जात पर खर्च किए। इसी तरह MS शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात की जाए तो उन्होंने भी 57 लाख रुपए की रकम जो है वो मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की। इस तरह मजमूई तौर पर जो सरकारी फंड है 2 करोड़ 86 लाख रुपए जो है वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा ज़हीर, मुख्तलिफ अमराज के तशखीसी टेस्ट करवाने पर जो फीस वसूल होती है उसमें किस तरह से हेरा फेरी की जाती है?
जी, अब ये जब भी किसी बीमारी की तशखीस की जाती है, जो तशखीसी टेस्ट होते हैं, तो जो कानून है पंजाब हुकूमत का, उसके मुताबिक जो 70% उस फीस की रकम होती है वो कौमी खजाने में जमा करवानी होती है। अब हुआ ये कि जो THQ अस्पताल शुजाबाद है, वहाँ की जो इंतजामिया है, उन्होंने भी तकरीबन 7 करोड़ रुपए की रकम मुख्तलिफ औकात में, ये 2020 से 2024 के दौरान, वो उन्होंने कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई। इसी तरह अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शहबाज शरीफ अस्पताल की, तो वहां पर भी जो MS थे, उन्होंने भी काफी बड़ी तादाद में जो वो फीसें थी वो वसूल ही नहीं की। एक तो वसूल नहीं की, जो वसूल की उसमें से ज्यादातर जो फीसें हैं वो कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ हमने ये भी सुना है कि जो डिफॉल्टर ठेकेदार थे उनको भी फायदा पहुंचाया गया है, तो उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया गया और क्या किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है कि नहीं? जी, डिफाल्टर ठेकेदार जो होते हैं वो कवानीन के मुताबिक जब कोई डिफाल्टर ठेकेदार होता है तो उसकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाती है, इसी तरह उसे ब्लैक लिस्ट करार दे दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ सर्विसेज जो जिनसे ली थी उन ठेकेदारों से मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों ने, तो इसमें हुआ ये कि इन्होंने उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट नहीं किया, ना ही उनसे जो रकम है वो उनकी जब्त की। तो मजमूई तौर पर 1 करोड़ से जायद का फायदा जो है वो चहेते ठेकेदारों को पहुंचाया गया। माली साल 2021-22 की बात की जाए तो उसमें 95 लाख रुपए के वाजबात बनते थे जो कि ठेकेदारों से वसूल करने थे, लेकिन यहाँ पर फ्यादी का मुजाहरा किया है। यहाँ पर महकमा सेहत के अफसरान ने उन्होंने ठेकेदारों से वो 95 लाख की रकम वसूल नहीं की। इस तरह अगर बात की जाए 2022-23 माली साल की, तो उसमें 26 लाख रुपए की रकम जो है वो ठेकेदारों से वसूल नहीं की गई। मजमूई तौर पर 1 करोड़ से जायद का नुकसान जो है कौमी खजाने को डिफाल्टर ठेकेदारों से वसूलियां ना करके भी पहुंचाया गया है। अच्छा, बिल्कुल ज़हीर, हेल्थ अफसरान को ऑडिट हुकाम की जानिब से सिफारिश दी गई थी, तो उन सिफारिशात पर किस हद तक अमल दरामद किया गया है? इस हवाले से जब हमारी महकमा सेहत हुकाम से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में जो हदायत उन्हें की गई थी उसके मुताबिक उन्होंने, आपको भी याद होगा कुछ अर्से पहले हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि गैर कानूनी तौर पर डेली वेजेस मुलाजमीन की महकमा सेहत में भर्तियां की गई। तकरीबन 700 से जायद जो है वो डेंगी वर्कर भर्ती किए गए थे मुख्तलिफ औकात में, उन पर 23 करोड़ से जायद की रकम जो है वो भी खर्च की गई थी। तो ऑडिट हुकाम ये मामला सामने लाए थे, जिस पर उन्होंने महकमा सेहत हुकाम को हदायत की थी कि तमाम जो गैर कानूनी तौर पर भर्ती किए मुलाजमीन हैं उनको नौकरियों से बरतरफ किया जाए, जिसके फौरी बाद जो CEO हेल्थ है उन्होंने तमाम मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया था। इस हद तक तो अमल दरामद हुआ है, लेकिन बाकी अगर मामला की बात की जाए, फीसों की, खुर्द-बुर्द की, अलाउंसेस की, तो उसमें अभी तक किसी किस्म की रिकवरी सामने नहीं आई। इस हवाले से महकमा सेहत हुकाम का यही कहना है कि साबित अगर हो जाता है कि अलाउंसेस जो है वो गैर कानूनी तौर पर दिए जा रहे हैं, ठेकेदारों को गैर कानूनी तौर पर फायदा दिया जा रहा है, या मुख्तलिफ फीसें जो है वो वाकई कौमी खजाने में जमा नहीं हुई, तो वो कहते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुछ अर्सा कबल जो हमने गैर कानूनी डेली वेजेस मुलाजमीन का मामला उठाया था, उस पर हेल्थ हुकाम की जानिब से क्या एक्शन लिया गया है और क्या वो एक्शन फायदेमंद साबित हुआ कि नहीं? जी, वही जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की थी, उसमें महकमा सेहत के अफसरान को हदायत की गई थी कि गैर कानूनी तौर पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जाए। तो उस हद तक तो नजर आ रहा है कि महकमा सेहत के अफसरान ने जो है वो ऑडिट हुकाम की सिफारिशात पर अमल दरामद किया है। मगर अगर बात की जाए दीगर अलाउंसेस वगैरह की, तो उसकी हद तक हमें कुछ एक्शन जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहा यही जा रहा है कि ऑडिट एतराजात जो है उसका जायजा लिया जा रहा है। अगर ऑडिट एतराजात को हल नहीं किया जाता तो जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनसे तमाम तरह रिकवरी जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा ज़हीर, इस सारे मामले के ऊपर अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी इंतजामिया जो है उनकी तरफ से वही रवायती जुमले सामने आए हैं कि हम तमाम तर मामलात को देख रहे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, इंटरनल इंक्वायरी जो है वो अमल में लाई जाएगी। इंटरनल इंक्वायरी के बाद अगर ये जिम्मेदार साबित हुए तो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखते ही रहेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे और मौसर कार्रवाई?
अगर मौसर कार्रवाई की बात की जाए तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि साबिक जो सीईओ हेल्थ मुल्तान के थे, उसके अलावा स्टोर कीपर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, इसी तरह अकाउंटेंट थे, उनके खिलाफ 16 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी जो है वो महकमा एंटी करप्शन में शुरू हुई थी। अब उसमें हुआ क्या कि जब एंटी करप्शन हुकाम ने मुतलका अफरान से तमाम तर रिकॉर्ड तलब किया कि आपने जो अद्वियात की खरीदारी की है, जो स्टेशनरी की खरीदारी की है, जो TADA अलाउंसेज आपने फराम किए हैं और दीगर जो आपने खरीदारियां की हैं, उसका तमाम तर रिकॉर्ड फराम किया जाए, तो आप देखें कि इस मामले को भी 2 से 3 माह हो चुके हैं, अभी तक किसी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो एंटी करप्शन को फराम नहीं किया गया। अगर रिकॉर्ड फराम नहीं किया जाएगा तो एंटी करप्शन वालों के पास एक ही जवाब है कि हमारे पास अभी वो मतलूबा जो रिकॉर्ड है वो आया ही नहीं है, उसकी जांच पड़ताल के बाद इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाएगा। इनको रिकॉर्ड हासिल करने के लिए ज़हीर ताखीरी हरबे जी होता यह है कि पहले 2-3 तलबी नोटिस जारी किए जाते हैं, उसमें जो मुतलका अफरान होते हैं उनसे वो रिकॉर्ड मांगा जाता है। अगर वो रिकॉर्ड उसके बाद भी ना दें तो उसके बाद एंटी करप्शन अपने जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एक टीम को जो है वो उस महकमे में भेजा जाता है जो कि रिकॉर्ड को ज़बरदस्ती अपनी तहवील में लेता है। कवानीन यही कहते हैं कि जब आपको कोई इदारा रिकॉर्ड ना दे तो उसके बाद आप उस इदारे में जाकर रिकॉर्ड जो है वो तहवील में ले सकते हैं। तो लगता यही है कि अगर ये रिकॉर्ड फराम ना किया गया एंटी करप्शन हुकाम को महकमा सेहत की जानब से, तो एंटी करप्शन हुकाम की जो टीम है वो किसी वक्त छापा मार सकती है और तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अपनी तहवील में ले सकती है। रिकॉर्ड जब तहवील में ले लिया जाता है तो उसका तमाम तर जो है उसका जायजा लिया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल के बाद अगर उसमें कोई हेरा फेरी साबित हो जाती है तो एंटी करप्शन हुकाम उस पर बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज करते हैं। FIR दर्ज करने के बाद गिरफ्तारियां जो वो अमल में लाई जाती है और रिकवरी के लिए कोशिशें की जाती हैं। कोशिशें की जाती हैं, क्या कोई रिकवरी हो भी पाती है या नहीं? जी अगर मादी का रिकॉर्ड देखा जाए तो कई केसेस में हमने देखा कि एंटी करप्शन ने उसमें रिकवरी की है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का एक स्कैंडल हमने ब्रेक किया था तो उसमें भी काफी हद तक रिकवरी जो है वो यकीनी बनाई गई थी। इसी तरह महकमा सेहत में बोगस अद्वियात जो है उसका एक स्कैंडल सामने आया था तो उसमें भी इन्होंने काफी हद तक रिकवरी जो है वो की थी। कुछ सरकारी जो दवाइयां हैं वो मेडिकल स्टोर पर फरोख्त की जा रही तो उसमें भी किसी हद तक रिकवरी जो है वो एंटी करप्शन हुकाम दावा करते हैं कि उन्होंने रिकवरी की है। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि हमारे जो मुतलका महकमे है वो रिकवरी को भी यकीनी बनाएंगे ताकि कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का अदाला हो सके। तो किस तरह से ये अजाला होगा? हमने तो यही देखा है कि रिकवरी तो उस हिसाब से नहीं होती है जिस हिसाब से खुर्द-बुर्द की जाती है या बेज़ाब्तियां सामने आती हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है। अब इसमें भी एंटी करप्शन हुकाम जो है वो इसका जो जवाब पेश करते हैं वो ये कहते हैं कि जब इंक्वायरी जो है वो शुरू होती है उसके बाद वो तमाम तर जो है मुलजमान को जो जिम्मेदार होते हैं उनको गिरफ्तार करते हैं तो उसके बाद अदालतों से काफ़ी हद तक उन्हें रिलीफ मिल जाता है। अदालतों से रिलीफ मिलने की वजह से वो खामोश होकर रह जाते हैं। तो लेकिन देखा जाए तो जो एंटी करप्शन हुकाम है उनकी तरफ से कोशिश पूरी की जाती है कि वो तमाम तर रिकवरी जो है उसको यकीनी बनाएं, मगर ताखीरी हरबे बाद का जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो जिस भी महकमे की बिल्कुल सही। आपने कुछ देर कबल भी ये इस बात को हाईलाइट किया था कि उनकी पोस्टिंग एक से दूसरी जगह जब होती है फिर कार्रवाई का आगाज किया जाता है, तो क्या कोई ऐसा निज़ाम कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि अगर वो दूसरी जगह पे उनकी पोस्टिंग हो भी जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे तमाम तर रिकवरी की जाए? जी इसमें बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है। वो अफसोसनाक पहलू ये है कि जब भी किसी अफसर का तबादला हो जाता है तो जो इंक्वायरी होती है वो उसकी वो रफ्तार नहीं रहती और जो पीछे अफसरान होते हैं वो भी उस तरह से एंटी करप्शन के साथ ताउन नहीं करते। अभी आप देखें कि साबिक सीईओ के खिलाफ 16 करोड़ से जायद की करप्शन का मामला एंटी करप्शन में ज़ेरे इल्तवा है, तो जो मौजूदा अफसरान है वो अभी तक रिकॉर्ड जो है वही एंटी करप्शन को फराहम नहीं कर रहे। आप खुद ही सोचें कि अगर 3 माह पहले ये तमाम रिकॉर्ड फराहम कर दिया जाता तो ये इंक्वायरी जो है वो आगे बढ़ सकती थी। इसमें पर्चा दर्ज हो सकता था, उसके बाद जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जा सकता था, रिकवरी के लिए जो है वो इकदाम उठाए जा सकते थे। तो ये जो मुतलका महकमों की जानब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, यही सबसे बड़ी रुकावट जो है वो नजर आती है रिकवरी की राह में। अच्छा ज़हीर, इस तमाम मामलात की वजह से गरीब मरीज किस हद तक मुतासिर होते हैं? क्योंकि देखा जाए तो ये सारी खुर्द-बुर्द जो है, जैसा कि आपने हमें बताया कि अलाउंसेस की मद में, फीसों की मद में की गई है। जब अलाउंसेस नहीं मिलेंगे तो मुफ्त अद्वियात कैसे दी जाएंगी और गरीब मरीज जो है उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा? जी आप देखें इस मामले में ना जो मरीज हैं उन्होंने जो फीसें अदा की हैं सरकारी खजाने में
उसमें खुर्द-बुर्द हुई है। यानी कि मरीज आ रहे हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं, वो दवाइयां ले रहे हैं, जो टेस्टों की फीस है आप देखें कि उसमें खुर्द-बुर्द की गई। अलाउंसेस जो होते हैं, अलाउंसेस तो सरकारी जो डॉक्टर हैं, जो महकमा सेहत के अफरान है, वो सरकारी खजाने से अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस हो गया, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हो गया, इसी तरह दीगर जो अलाउंसेस हैं वो कौमी खजाने से निकलवाते हैं। ये कौमी खजाने पर एक तरह का इजाफी बोझ है। जो दूसरा अगर बात की जाए मरीजों की, तो अद्वियात ना होने की वजह से बाज़ वक़्त मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या फिर किसी अस्पताल में कोई मशीन जो है वो खराब हो जाए, अल्ट्रासाउंड की या दीगर मशीनें खराब हो जाए, तो उस वक्त मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो देखा जाए तो कहीं पर पोस्ट मुलाज़मीन का मामला, तो कहीं पर खुर्द-बुर्द और माली बेज़ाब्तियों के मामला सामने आते हैं, लेकिन सेहत के मामले में इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया हमें काबिल कबूल नहीं है। इस हवाले से हुकूमत को ठोस इक़दाम करने चाहिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।